नमस्कार, क्राइम न्यूज के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोजाबाद में जिस तरीके से सर्राफा को व्यापारी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था, पुलिस ने आरोपी युवक रॉबिन को गिरफ्तार कर लिया है। मौसेरे भाई ने आपको बता दें कि थिनर डालकर युवक को आग के हवाले किया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। यहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्यारे मौसेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इलाज के दौरान आपको बता दें कि युवक की मौत हो गई थी। 80% तक युवक जला था और यहां पर कार्रवाई करते हुए जो आरोपी था उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। उसकी तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सराफा व्यापारी को जिंदा जलाने का ये पूरा मामला है। वो फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी का लाइव फुटेज कल सामने आया था। अजेंद्र हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर। अजेंद्र, कब इसकी गिरफ्तारी हुई है और क्या विवाद निकल करके सामने आ रहा है? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कल का है, जहां एक रोबिन नाम के युवक ने राकेश वर्मा अपने मौसेरे भाई को इन्हें डाल के जला दिया था, जिसकी जो है आज सुबह मौत हो गई थी। वहीं पुलिस लगातार इसको तलाश कर रही थी। पुलिस ने आज इसको गिरफ्तार कर लिया है। अभी कुछ घंटे पहले ही, मानो कि लगभग 1 घंटा पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसको पुलिस ने गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई कर रही है। अजेंद्र, विवाद किस लिए था? किस बात को लेकर के इसने अपने भाई के ऊपर थिनर फेंका? क्या निकलकर सामने आ रहा है? ये पूरा मामला था, इसकी जो रोबिन जो आरोपी है, इसकी 8 दिन पूर्व पत्नी की मौत हो गई थी, जो उसने आत्महत्या की थी। आत्महत्या के बाद उसको ये लगता था कि जो मेरा भाई था राकेश, उसकी वजह से उसने आत्महत्या की है। इसी वजह से ये कई दिन से लगातार उसके दिमाग में ये चल रहा था इसने मौत की है, तो उसको खुंदस खाए हुए था। कल इसको मौका मिल गया, जब वो अकेला दुकान पर बैठा हुआ था, तभी इसने जाके उसको थिनर डाल दिया और उसको आग लगा दी। बिल्कुल अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अजेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। मगर मेरे घरवाले और अमरोहा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पेट्रोल पंप पर फायरिंग हुई है। बीजेपी विधायक के भाई के पेट्रोल पंप पर फायरिंग में एक कर्मचारी की गोली लगने से वो घायल हुआ है। एक कर्मचारी चोट लगने से घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा से एक खबर, जहां पर फायरिंग में एक कर्मचारी गोली लगने से घायल हुआ है। पेट्रोल पंप पर यह फायरिंग हुई है। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवम, कब की घटना है? क्या निकलकर सामने आ रहा है? ये अनुभव मैं आपको बता दूं, मामला बीती रात का है। लगभग 3:30 बजे का मामला है, जिसमें एक अज्ञात बदमाश, हथियारबंद बदमाश से जो आए पेट्रोल पंप पर इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में जो पेट्रोल पर जो कर्मी थे, कर्मचारी, उनमें एक की गोली लग गई। उसमें कर्मचारी की घायल हो गया और एक जो उसका जो घायल कर्मचारी का साथी, वो भी गंभीर रूप से घायल है। उसके भगदड़ मची। इसको लेकर बहुत शुक्रिया आपका शिवम, अपडेट देने के लिए। तो शिवम बता रहे हैं कि रात की घटना है और पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। बड़ी खबर कासगंज से आ रही है। बीजेपी नेता को वहां पर पीटा गया है। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता को वहां पर पीटा है। दरोगा ने थाने में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई की है। तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर जाम लगने पर दरोगा से कहासुनी हुई थी। इस पर बीजेपी कार्यकर्ता ने पुलिस पर कई आरोप लगाए। ये तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से पुलिस ने वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता को पीटा। कासगंज की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, वो तस्वीर हम रेड सर्कल करके दिखा रहे हैं। किस तरीके से दरोगा साहब ने बीजेपी के कार्यकर्ता को ही थाने के अंदर पीट दिया। बड़ी खबर भदोई से आ रही है, जहां पर लापता लड़की का शव मिला है। भदोई में लापता नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। 2 दिन पहले खेत से हुई थी लापता। जली हुई हालत में नदी से मिला है शव। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। भदोई से यहां पर यह बड़ी खबर, लापता लड़की का शव मिला है। जली हुई हालत में यह शव मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका पुलिस के अधिकारी जता रहे हैं। लापता नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया है भदोई में। 2 दिन पहले यह नाबालिग खेत से लापता हुई थी। तब से लगातार पुलिस की टीमें इसका पता लगाने की कोशिश कर रही थी। आज जली हुई हालत में नदी से इसका शव मिला है। और अब बात करते हैं हाईजैक बस की इनसाइड स्टोरी की। आगरा बस हाईजैक मामले में, पूरे मामले में अब लेन देन का विवाद निकल करके सामने आ रहा है। बदमाशों ने गढ़ी थी फाइनेंस कंपनी की कहानी। बस मालिक का लेन देन का विवाद था, जिसको लेकर के पूरी कहानी रची गई।
बदमाशों की कहानी के झांसे में आगरा की पुलिस आ गई। प्रदीप गुप्ता नाम के शख्स ने, आपको बता दें कि यह पूरी साजिश रची। प्रदीप ने फाइनेंस कंपनी की कहानी गढ़ी और यही कहानी पुलिस ने भी मान ली। अब प्रदीप की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। बस मालिक अशोक अरोड़ा के साथ प्रदीप का पुराना विवाद चल रहा था और बस मालिक के बेटे ने की प्रदीप गुप्ता की पहचान। टोल के सीसीटीवी फुटेज में प्रदीप गुप्ता दिखाई दिया है। बस मालिक अशोक अरोड़ा की कल रात मौत हो गई थी और ये हाईजैक का पूरा जो मामला था वो शुरुआत में फाइनेंस की तरफ मोड़ा गया। इस पूरे मामले में बस के एक यात्री का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम धर्मेंद्र चतुर्वेदी है। पिताजी का नाम? श्री अनंतराम चतुर्वेदी। उम्र? उम्र 23 साल। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम पोस्ट महेवर, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर। अच्छा, क्या हुआ है? तुम कहाँ? सर मैं गुड़गांव में काम करता हूँ। हाँ। ऑटो सुब्रोस ऑटो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। वहाँ से मैं छुट्टी लेके आया हूँ 10 दिन के लिए और मैं गुड़गांव से बस से आया हूँ। गुड़गांव गुड़गांव 3:20 पे वहाँ से मैं गाड़ी बस से निकला हूँ। वहाँ पे टिकट लिया मैंने 1000 रुपये का, वहाँ से गुड़गांव से छतरपुर के लिए। और वहाँ से निकला और मैं आगरा पहुँचा और आगरा पहुँचने वहाँ में बस चेंज हुआ हमारा और हमें दूसरी बस में बैठाया गया। किसने बैठाया? हमें कंडक्टर ने बैठाया गया। ठीक है। और जब हम वो दूसरी गाड़ी में बैठ गए तो हमें दूसरी गाड़ी से आगे ले जाया गया। और भी उस गाड़ी जब बैठाया गया तो बाहर गाली गलौज हो रहा था। किसका हो रहा था? वो सर वो बाहर गाली गलौज हो रहा था। हमने देखा किसका हो रहा था? नहीं देखा सर। ठीक है। और फिर हम आगे निकल आए। अब जब हम ग्वालियर पहुँचे तो ग्वालियर में हमारी बस चेंज की गई है। और ग्वालियर में जब चेंज की गई है तो और फिर ग्वालियर से सीधे हमें झांसी भी आए हैं। फिर झांसी में हमारी बस चेंज हुई है और झांसी से सीधे हम यहाँ नौगांव आ गए। यहाँ पे आप लोगों ने बस को रोक लिया। ठीक है। ये बस तुम्हें किसने एड्रेस किसने दिया बस का कि कहाँ मिलेगी बस? नरेंद्र कहाँ का है? नरेंद्र यही नौगांव स्टैंड के पीछे। अच्छा, जब तुम बस में वहाँ नोएडा से गुड़गांव से बैठे, मथुरा से बैठे, आगरा से बैठे, ग्वालियर से, झांसी से, बस में किसी प्रकार कोई विवाद हुआ किसी से? नहीं सर, विवाद। बस के स्टाफ का किसी से विवाद हुआ क्या? स्टाफ का सर बाहर था, बाहर गाली गलौज हो रहा था। किसका हो रहा था? हमने ये नहीं देखा सर कि बाहर हम लोग बस में थे। बस को किसी ने कोई हथियार वथियार ले गए, किसी ने कोई हाईजैक वगैरह किया क्या? नहीं सर। कोई हाईजैक किया क्या? नहीं सर, नहीं किया। इधर बस हाईजैक के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएस गृह अवनीश अवस्थी ने इस बात की जानकारी दी है। डीएम एसएसपी से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। ऋषभ, जिस तरीके से शुरुआती तौर पर पूरा मामला निकल करके सामने आया था वो सब कुछ पलट गया है, नाटकीय मोड़ सामने आया है। अब सवाल यहां पर यह मास्टरमाइंड कहां पर है? अनुपम, देखिए, प्रदीप गुप्ता और गुड्डा के बारे में मैं बता दूं, वो बड़ा अपराधी है, शातिर अपराधी है, इटावा से हिस्ट्री शीटर भी है। 2018 में इटावा की सिविल लाइन पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर समानांतर फर्जी आरटीओ दफ्तर चलाने का आरोप था और उस वक्त इटावा के 2 एआरटीओ भी गिरफ्तार हुए थे। एआरटीओ प्रवर्तन और एआरटीओ प्रशासन, मोहम्मद अजीम और हिमांशु जैन गिरफ्तार हुए थे। एआरटीओ दफ्तर के अन्य कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए थे। रविवार के दिन बाकायदा एआरटीओ दफ्तर खुलता था और प्रदीप गुप्ता और गुड्डा खुद एआरटीओ बनकर बैठता था और तमाम बसों के परमिट जारी करता था और गड़बड़ काम किया करता था। बताया जा रहा है करीब 50 से 60 बसें खुद प्रदीप गुप्ता के पास हैं और आरटीओ ऑफिस का बड़ा दलाल उसको बताया जाता है। अभी का जो ये वाकया है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये कल्पना बस के जो मालिक हैं अशोक अरोड़ा, उनसे कुछ उसका लेन देन का विवाद था और ये बस इसने आगरा में हाईजैक कर ली है। इसको ऐसा लग रहा था कि अशोक की तबीयत ख़राब है, दुर्भाग्य से उनकी कल रात को मौत भी हो गई है। इसको ऐसा लग रहा था अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसकी रकम डूब ना जाए, लिहाजा इसने वो बस अपने कब्जे में ले ली। लेकिन इस बात की जरा भी फिक्र नहीं की जो बस के 34 यात्री हैं उनका क्या होगा, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार भी शामिल थे। उनको उसने आगरा में एक दूसरी बस में, झांसी की बस में ठूंस दिया और खुद बस लेकर फरार हो गया। और आगरा पुलिस का अनप्रोफेशनल रवैया ये रहा कि बस के कंडक्टर ने जो बताया कि ये श्री राम फाइनेंस की कहानी गढ़ी और उसी कहानी के ऊपर यकीन करके आगरा पुलिस उस तरफ तफ्तीश के लिए बढ़ गई। लेकिन जब टोल प्लाजा से उस बस का नंबर डिटेक्ट किया गया तो पता चला उसके पीछे एक एक्सयूवी गाड़ी है। उस एक्सयूवी गाड़ी से पहचान हो गई
बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी कब तक होती है अब ऋषभ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या अशोक अरोड़ा के परिवार वालों से भी पूरा लेन देन का जो विवाद बताया जा रहा है उसको लेकर आने वाले वक्त में पूछताछ होगी, देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान पूजा का समर्थन करने वाली बीजेपी महिला मोर्चा की नेता रूबी आसिफ को धमकी मिल रही है। आरोप के मुताबिक कट्टरपंथियों ने उन्हें परिवार समेत जिंदा जलाकर मार डालने की धमकी दी है। इस बाबत दीवारों पर पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। इसके अलावा उसे इस्लाम से बेदखल करने की धमकी दी गई है। इसके बाद से पूरा परिवार दहशत में है। पीड़ित महिला नेता ने अपने संगठन के लोगों के साथ जाकर थाने में तहरीर देकर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। तो महिला बीजेपी नेता को यहां पर धमकी मिली है। राम मंदिर भूमि पूजन पर खुशी जताई थी, श्री राम की तस्वीर के आगे खड़े होकर आरती की थी, जिसके बाद अब घर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। असामाजिक तत्वों ने यहां पर इस पूरे मामले में धमकी देनी शुरू कर दी है। 5 तारीख को जो राम मंदिर की नींव रखी गई थी उसकी खुशी में मेरी वाइफ रूबी आसिफ खान ने भव्य राम मंदिर की खुशी में एक पूजा अर्चना की थी अपने घर पे कुछ महिलाओं के साथ। उसका कुछ लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। ये कुछ पोस्टर कि इनको इस्लाम से खारिज कर दो और इनके घर में जिंदा जला दो, उन्हें इस तरीके की बातें करने लगे हैं और हमारे पोस्टर लगा दिए गए हैं मेरी वाइफ की पूजा करते हुए। तो वो क्या लिखा है उस पोस्टर पर? उस पोस्टर पे लिखा है कि रूबी आसिफ खान और महबूब नरगिस अली इन लोगों ने श्री राम मंदिर की पूजा की है, इन्हें इस्लाम से खारिज कर दो। तो कौन लोग लगाने वाले हैं, कुछ जानकारी हुई? ये अभी जानकारी नहीं हो पाई है भाई साहब, हम पता कर रहे हैं। इसी में आप तहरीर देने के थाने पे आए हैं? जी, हम थाना डेलीगेट पे इंस्पेक्टर साहब को तहरीर देने आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये है कि इसमें निष्पक्ष जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, हमारे परिवार की जान को खतरा है। रूबी आसिफ खान है, महिला मोर्चा महावीरगंज की बहुत कार्यकर्त्री हैं और मंडल मंत्री भी हैं महावीरगंज मंडल की, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि का जो भूमि पूजन हुआ था उस पर पूजा अर्चना की थी, जो सामाजिक समरसता का एक उदाहरण था, अच्छा उदाहरण था। लेकिन कट्टरपंथियों को ये पसंद नहीं आया और उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर बहुत बड़ा कुठाराघात है और हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और जितना भी होगा कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है और उसके तहत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। कानपुर के बिकरू कांड में विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी के फरार भाइयों पर अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जय के भाइयों की सूचना देने वाले को पुलिस से 25,000 रुपए देने का ऐलान किया है। पुलिस ने लोगों से जय वाजपेयी के भाइयों के बारे में जानकारी देने को कहा है ताकि उनकी गिरफ्तारी हो सके। 3 भाइयों शोभित, रजयकांत और अजयकांत वाजपेयी की गिरफ्तारी का पुलिस निरंतर प्रयास कर रही थी और इसी क्रम में इन तीनों अभियुक्त गणों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जनता का जो भी व्यक्ति इनकी वेयरअबाउट्स या इनके गैरकानूनी कृत्यों के बारे में यदि कोई सूचना देना चाहता है तो वो पुलिस को सूचना दे सकता है। एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। भले ही वो सलाखों के पीछे, मगर उसके तीनों भाई अभी भी बाहर घूम रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस ने अब 25-25 हज़ार रुपये का इनाम इन पर रखा है और सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा है। देखना ये होगा कि क्या अब ये सलाखों के पीछे पहुंच पाते हैं या अब भी ऐसे ही वो बाहर घूमते रहेंगे। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और इस वक्त राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। ये उसने बोला, हमने उसकी इस भावना को देखा है। एक विवाद और चला था बौद्ध, और वो चलाया था कौन रहे सांसद, वो इनकम टैक्स वाले उदित राज। उदित राज जी ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, कभी वो देन देर रिजेक्ट हो गई। 2 बार हाई कोर्ट में उनके एफर्ट्स हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं किए। हमारे पास उनकी पिटीशन फाइल है, हर एक कागज पर उनके हस्ताक्षर है।
उन्होंने मीडिएशन में इंटरवीन करने की कोशिश की, उनको सुना ही नहीं गया कभी। वो खुद नहीं आते थे, किसी को भेजते थे। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन दी, सुप्रीम कोर्ट ने किसी और फाइल के साथ उसको टैग कर दिया, चलती रही। जब ये सारे तथ्य मीडिया पर गए, वो चर्चा बंद हो गई। ये छोटी छोटी बाधाएं थी जो आई और हमने उसका सामना किया, प्रभावित नहीं हुए। मीडिया को भी सच्चाई समझ में आई, बात समाप्त हो गई। शेष 5 अगस्त का कार्यक्रम आप सब ने देखा है। कोई भागदौड़, कोई किसी को समझाने की कोशिश कर रहा है, सब स्मूथ था, इसलिए उसके ऊपर कुछ कहना नहीं। अयोध्या के 3 कमेंट हैं। एक साधु ने कहा, विद्या भास्कर वासुदेवाचार्य जी अयोध्या के विद्वानों में सिरमौर हैं, कि ये नरेंद्र बोल रहे हैं कि इनके मुंह से कोई विक्रमादित्य बोल रहे हैं। ये कमेंट है उनका। आचार्य धर्मेंद्र जयपुर वाले, वो बोले मैं तो इनका कृतिक हूं, मैं तो छिद्रान्वेषी माना जाता हूं, लेकिन आज मुझे कोई दोष नहीं दिख रहा और ये लग रहा है कि ये तो कथा व्यास भी है, मोदी जी कथा व्यास भी है। एक साधु ने कमेंट किया है कि जब नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे थे, ऐसा लगता था मानो कोई चक्रवर्ती पूजा कर रहा है। अब उन्हें लगता था, मैंने तो देखा नहीं, मैं पूजा स्थान पर नहीं गया। ये साधुओं के कमेंट है। शेष अयोध्या कैसी थी, लोगों ने कैसा उसको सजाया, कैसा दीपोत्सव किया, सारी बातें आपकी जानकारी में। तो चंपत राय को आप सुन रहे थे, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां पर पुलिस ने करीब 1 करोड़ की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 1 किलो स्मैक जब्त की गई है। आरोपी शफीक सीतापुर का रहने वाला है। पुलिस अब इसके नेटवर्क को तलाशने में जुटी हुई है। कासगंज में ससुराल वालों की दरिंदगी सामने आई है। आरोप के मुताबिक ससुराल वालों ने पहले तो उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया और बाद में गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात जनपद कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र में हुई। आरोप के मुताबिक पति ने पहले लाठी डंडों से पत्नी को पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया, फिर दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को घर में डालकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंचे मायके वालों ने उसके ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। दहेज के लिए उन्होंने मारा है, पूरी फैमिली ने मिलके मारा है उसे। किस तरीके से हत्या हुई है, क्या कारण है? उसको पहले सर में उसके चोट मारी है, फिर उन्होंने उसके गले में उसके रस्सी वस्सी डाल के उसे फांसी से मारा है। उसका सर फाड़ दिया है पूरा, उसके कान वान फाड़ दिए है। पूरी फैमिली ने मिलके मारा है उसे। पुलिस के मुताबिक गृह क्लेश के चलते पति ने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया है। बता रहे हैं लोग कि ये उनके पति पत्नी के बीच में पारिवारिक मनमुटाव था, जिसके कारण से पति के द्वारा उनका गला दबाकर हत्या की। पहले भी आपस में दहेज का मुकदमा इन लोगों में दर्ज था। आज भी हमारे समाज में महिलाएं दहेज की बलि चढ़ रही हैं। अब देखना है कि आरोपी कब सलाखों के पीछे भेजे जाते हैं। अजेंद्र शर्मा, कासगंज। आगरा में पुलिस ने डॉक्टर को धमकी देने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। उसने डॉक्टर से 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मामला थाना हरि पर्वत क्षेत्र का है, जहां पर जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि 40 लाख रुपए नहीं दिए तो जान से मार दिया जाएगा। इस मैसेज से पूरा परिवार खौफ में आ गया।
डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। सर्विलांस टीम और साइबर सेल को लगाया गया तो अली हसन नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ। उसके पास से वो मोबाइल फोन भी बरामद हुआ जिससे उसने धमकी भरा मैसेज भेजा था। सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय सर्विलांस सेल और साइबर क्राइम यूनिट को हमने लगाया और मुकदमा दर्ज करने के उपरांत इसकी छानबीन प्रारंभ की। आज इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अली हसन पहले कई अस्पतालों में वार्ड बॉय के रूप में काम कर चुका है और फिलहाल एक कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा है। आगरा से आरिफ खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर से खबर है जहां पर डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। महिला मरीज ने, आपको बता दें कि डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। ईसीजी के दौरान छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगाया गया है। पीड़िता ने डॉक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र डीटी नर्सिंग होम की यह घटना है। कानपुर से बड़ी खबर, डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। महिला मरीज ने, आपको बता दें कि डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के डीटी नर्सिंग होम की यह घटना है। महिला मरीज ने यह आरोप लगाए हैं, डॉक्टर पर यह आरोप लगाए गए हैं। ईसीजी के दौरान छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगाया गया है। पीड़िता ने फिलहाल डॉक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। लखनऊ के एसीजेएम सीबीआई कोर्ट में वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। रिजवी ने मंत्री मोहसिन रजा पर उन्नाव के सफीपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचने के आरोप लगाए थे। योगी सरकार में मोहसिन रजा अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री हैं और मुस्लिम वक्फ और हज मंत्री भी हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में वसीम रिजवी पर मानहानि का केस दर्ज कराया है। वसीम रिजवी पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा ने, आपको बता दें कि यह केस दर्ज कराया है। मंत्री पर रिजवी ने जमीन बेचने का आरोप लगाया था। वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में यहां पर यह मानहानि का केस दर्ज कराया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा के द्वारा शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर यह केस दर्ज कराया गया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।